हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बेस्ट 100 क्वेश्चन हमारे जो चल रहे थे उनको बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम पहुंच चुके थे और 71 से आगे बच्चों शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। मैं पहले ये बता दूं कि कौन बच्चे इसको कर रहे हैं। जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, और साथ में जो अपना 12th बोर्ड देना चाहते हैं और 12th बोर्ड को न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं वो भी इस सीरीज को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए रहे हैं हम, वो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम A1 है। ठीक है, आज मैंने थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि सर थोड़ा सा वो लाइट बैकग्राउंड है आपका, जो है थोड़ा सा वो लाइट बैकग्राउंड होने की वजह से आंखों में चुभता है। तो मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा इस बार ग्रीन, डार्क ग्रीन कर दिया है, शायद आपको ये अच्छा लगे। ठीक, चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ चुके हैं बच्चों। 71 क्वेश्चन में क्या कहा है? फिलहाल चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 12th का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट के 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और सेकंड के 100 क्वेश्चन में हम 71 पे पहुंच चुके हैं। चलो जी करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्यूशन देखते हैं जरा इसका, थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं। Solution. Find the equivalent capacitance between A and B. All the capacitors have capacitance C. सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं, यहाँ पे देखो एक सर्किट दिया हुआ है आपको। A और B के बीच में ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A और B के बीच में जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं सबका कैपेसिटेंस हमको बताना है बच्चा। ठीक है, सबका कैपेसिटेंस हमको बताना है। बताते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो ये जो कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इसका C C C C C C और C, सारे के सारे कैपेसिटर C। तो ये सर्किट जो आपके सामने लगा हुआ है इसके कैपेसिटेंस सभी का C है। चलो ठीक है, अब इस सर्किट को सॉल्व करके बताओ कि A और B के बीच में इन सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल हम करते हुए आ रहे हैं सॉल्व, इसको भी करते हैं। देखो ये सवाल ना बच्चों, ये सिमेट्री का सवाल है, ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि इस सर्किट को अगर मैं A और B के अबाउट देखूं, ऐसे ऐसे देखूं तो कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही। लेकिन जब A और B के अबाउट, जैसे ये A है ये B है और A B के अबाउट कोई सिमेट्री आपको दिख नहीं रही है, ये A है ये B है। ठीक है, थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं। तो A और B के अबाउट तो कोई सिमेट्री नहीं है सर। चलो ठीक है, जब A और B के अबाउट सिमेट्री ना मिले तब क्या करते हैं? A और B के अबाउट कोई सिमेट्री नहीं मिली तो आप उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? ये AB लाइन है, AB के परपेंडिकुलर लाइन और बीचों बीच का मतलब बाइसेक्टर। तो इसे कहेंगे, ये जो लाइन मैंने खींची है इसे कहेंगे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर इस सर्किट को यहां से काटें तो क्या सिमेट्री है? हाँ है। देखो याद रखो, सिमेट्री दो जगह देखी जाती है। पहले AB लाइन पे सिमेट्री देखो, मतलब A और B लाइन पे अगर हम ऐसे लाइन खींचे AB लाइन, तो जैसा सर्किट ऊपर है ऐसा नीचे होना चाहिए, नहीं है। जब AB लाइन पे सिमेट्री ना मिले तब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिमेट्री चेक करो है कि नहीं है। तो हमने कहा हाँ है, ऐसे काटो जैसा इधर बन रहा है ऐसा इधर बन रहा है सिमेट्री। अगर सिमेट्री मिल गई तो फिर क्या करना है? सिमेट्री मिल गई हमें यहाँ पे, तो सिमेट्री मिल गई तो फिर क्या करना है? मिल गई तो समझ लो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिमेट्री है
तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं, ये वाला या ये वाला या ये बीच में जितने भी पॉइंट इस पे पड़ेंगे, उन सब का पोटेंशियल सेम होता है। तो ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ सिमेट्री अबाउट perpendicular bisector, then all points at this bisector are at सेम पोटेंशियल। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर सिमेट्री मिल गई बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सिमेट्री मिल गई तो सीधी सी बात है उस पर पड़ने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? सारे पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, यहां पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या होगा भाई साहब? अगर सेम पोटेंशियल हो, क्या यहां से जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, तो इन पॉइंट को आपस में मिलाया जा सकता है ना। सेम पोटेंशियल है, याद रखो सेम पोटेंशियल है तो उनको मिलाया जा सकता है। और अगर उनके बीच में कोई कैपेसिटर लगा है उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो उस कैपेसिटर को हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता मतलब, अरे खुद सोचो ना, सोचो सोचो सोचो। ए पॉइंट इसका पोटेंशियल और एक ये पोटेंशियल, मान लो ये डी है ये ई है, इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई कैपेसिटर लगा है तो क्या उसमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, और अगर इनके बीच में कैपेसिटर नहीं लगा है, जैसे इनके बीच में कैपेसिटर नहीं लगा है, बस ऐसे ही कुछ खाली पड़ा है, तो इनको आपस में आप मिला सकते हो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। 2 काम याद कर लो, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और उनके बीच में कैपेसिटर लगा है या रेजिस्टेंस लगा है, कुछ भी लगा है, हटा दो क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर उनके बीच में कुछ भी ना लगा हो तो फिर उन पॉइंट को आपस में मिला दो, आपको सर्किट समझ में आ जाएगा। अब सर यहां पे इस सर्किट में एक गड़बड़ है। अब देखो मैं इसको ना हटा रहा हूं जरा, ये बात तो लिख ली ना आपने? लिख ली? चलो हटाता हूं। अब मैं इसको हटा के यहां से आपको बता रहा हूं कि इसमें सिमेट्री है, तो अब क्या करना है आपको। देखो ये भी सी है, ये भी सी है, सी 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 सी। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब आप कहोगे कि सर इसे क्यों लिया आपने? क्योंकि सर्किट में यही तो पॉइंट बीचों बीच में पड़ रहा है। अगर मैं लाइन खींचूं ये वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, तो ये पॉइंट इस सर्किट के बीचों बीच पड़ रहा है, इस लाइन पे पड़ रहा है। पर सर ये तो कैपेसिटर के भी बीच में है, इसे कैसे मिलाएंगे? तरीका है, इस कैपेसिटर को 2 हिस्सों में तोड़ लो। क्या करेंगे हम? ये सी है ये सी है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो एक सी, ऐसे समझो एक सी, जैसे ये सी है और ये, इसको आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो आप इसको 2C और 2C सीरीज में लगा के तोड़ सकते हो। अरे यार ऐसे सोचो, अच्छा इसे छोड़ो, 2C और 2C सीरीज में है, दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C। मतलब इन दोनों की जगह उठा के आप C लिख सकते हो, तो उल्टा भी तो लिख सकते हो, C की जगह उठा के ये 2C और 2C भी तो लिखा जा सकता है। यही पॉइंट मैं यहां लगाने जा रहा हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब सोचो, ये C है, इस कैपेसिटर को मैं, ये ध्यान तो जरा, इस कैपेसिटर को मैं 2 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं, फिर देखना सर्किट चेंज हो जाएगा।
पहले मैं ये वाला बना रहा हूं, इधर है ए पॉइंट, ये कैपेसिटर हो गया, फिर ये कैपेसिटर हो गया, बी पॉइंट ये वाला हो गया, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों हो गए। फिर इधर है ये वाला पॉइंट, ये वाला सर, ये वाला हो गया आपका ये, और फिर इधर भी आपका सी है, ये सब सी है, ये सी 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 और सी, फिर ये सी, ये सी, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 2C और 2C। मैंने अभी बताया भाई C है अगर अकेला तो उसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, उस C के दो कैपेसिटर बना सकते हो सीरीज में, 2C और 2C, क्योंकि अगर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे फिर वापस C आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान दो और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, हाँ बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे है, तो इनको आपस में मिला लो। मतलब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो पहले से ध्यान से देख लो। अब मैं इसको हटा के यहां से इधर से इसको यहां मिला दिया 2C, और इधर से इसको यहां मिला दिया 2C, ऐसे मिला देंगे। ये अंदर वाले नीचे वाले ये तो C है, ये भी C है। सर्किट को जरा ध्यान दो भाई, कौन किस में चला गया, सीरीज में पैरेलल में, जरा ध्यान दो। तो ये दोनों आमने सामने है, पैरेलल में आ गए, ये दोनों भी आमने सामने है, पैरेलल में आ गए। इनको हटाओ, मैं हटा रहा हूं, इन दो की जगह एक लगाने जा रहा हूं, इन दो की जगह एक लगाने जा रहा हूं। यहां पे C और 2C थे ना, वो हो गया 3C, और इधर वाला भी हो गया बच्चों 3C। चेक करो, वे दो जो लगे हुए थे उनकी जगह मैंने ये लगा दिए, उनकी जगह, दो की जगह एक था 2C और एक C, पैरेलल में थे, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो C और 2C मिलकर 3C, इधर भी C और 2C थे, वो मिलकर 3C। पिछले वाले वीडियो को पीछे करके देख सकते हो थोड़ा सा, कहां से मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी बात। अब ये दोनों सीरीज में चेक करो, ये दोनों सीरीज में चेक करो। अब ये अगर सीरीज में है C और 3C, तो कितना हो जाएगा सीरीज में, C इंटू में 3C बटे में 4C, तो ये कितना बन गया, यहां से एक C से C कट गया, 3C/4। ऐसे इधर ये भी 3C/4, ये भी सेम है, तो ये दोनों सीरीज में ऐड होने के बाद 3C/4, ये दोनों भी सीरीज में ऐड होने के बाद 3C/4। सर्किट और थोड़ा बदल जाएगा, चलो बदल लो सर्किट को। अब नीचे की तरफ ये C, ये भी C, और ये दोनों मिलकर हो गए 3C/4, ये दोनों मिलकर हो गए 3C/4। चेक करो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, अब ये आमने सामने है, ये किसमें है, पैरेलल, सीधे ऐड हो जाएंगे, 3C/4 3C/4, तो मिलकर कितना हो जाएगा, नहीं 3C/4 और C मिलकर कितना हो जाएगा, तो 3C/4 और प्लस C, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे तो 7C/4, तो ये दोनों मिलकर हो गए 7C/4, और ये दोनों भी मिलकर हो गए, पैरेलल में है 7C/4। बच्चों एक एक पॉइंट को समझते चले जाओ कैसे सोल्व कर रहे हैं ए और बी। अब सीरीज में है, सीरीज में अगर दो सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो याद करो, सीरीज में अगर सीरीज में ये C है और दूसरा भी C है सेम, तो C/2 आता था। अगर C है, दूसरा भी C है, तीसरा भी C है, तो C/3 आता था, ऐसे आता था। तो ये क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 7C/4, 7C/4 सेम है, तो आधा हो जाएगा 7C/8। लो जी, ये हो गया आपका,
मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से। बताओ, क्लियर हुई बात? आई थिंक अब ज्यादा अच्छे से व्यू आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सही आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों, आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 72। जरा देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। चलो भाई इसे देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। देखो सर्किट है, बड़ा सर्किट है, बड़ा सर्किट है तो हमें सबसे पहले, अगर सर्किट काफी बड़ा हो तो सबसे पहले देखो कहीं उसमें सिमेट्री तो नहीं बन रही। तो ए बी के अबाउट अगर इसको काटें, इस लाइन के अबाउट, देखो इस लाइन के अबाउट अगर हम इसको काटें तो जैसा ऊपर ऐसा नीचे बन रहा है, हाँ बन रहा है। देखो इस सी के सामने ये सी, इस सी के सामने ये सी, 2C के सामने 2C, 2C के सामने 2C, इस 2C और 2C के सामने 2C और 2C। तो इसका मतलब सिमेट्री है। और किसके अबाउट है? ए बी के अबाउट। जब ए बी के अबाउट सिमेट्री होती है तो क्या किया जाता है? तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है। लो जी खींच दिया, लो ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद क्या किया जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने पॉइंट पड़ते हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और बीच में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, इनका तीनों का सेम, क्योंकि ये क्या है लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री है, सही दिखाई दे रहा है? अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है तो भी यही होता है। समझो समझो, इस ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ए बी के अबाउट सिमेट्री चेक करो, मिल गई है? हाँ है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। और अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री नहीं मिली तो फिर ढूंढो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ। उस क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री थी और इस वाले सवाल में ए बी के अबाउट सिमेट्री है, पर कंसेप्ट दोनों में सेम लगता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर सिमेट्री है तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, सुन लो ध्यान से। और अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री है तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, याद रखना ये बात। तो फिर से इसमें वही पॉइंट लगेगा, यहां का पोटेंशियल सेम है, तो क्या करें? इसको यहां से यहां मिला सकते हैं, इसको यहां से यहां मिला सकते हैं, सबको मिला लो आपस में, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो चलो मिलाते हैं इनको मिलाते हैं भाई। मिलाएं। चलो सर्किट को दोबारा बनाने जा रहा हूं। चलो सर्किट को दोबारा बनाते हैं। पहले ए, ये रहा ए, फिर यहां से ये 2C, इधर आ गया 2C, चलो जी यहां तक। फिर ये C, फिर ये C, चलो फिर इधर वाला C, ठीक है। अब यहां से ये हो गया 2C, ये लो, फिर ऐसा ही नीचे की तरफ यहां से 2C, फिर ये हो गया C, फिर ये C के सामने C, और फिर यहाँ पे 2C, इस तरह से, ठीक है। ये वाला पॉइंट मुझे यहां से उठा के यहां मिला देना है, तो ये 2C यहाँ पे था जो, वो मैंने यहाँ पे मिला दिया, ये देखो ये मिला दिया। ऐसे ही ये वाला पॉइंट यहां से उठ के ये वाला 2C भी इधर आके मिल जाएगा, ये हो जाएगा
2c, ठीक है। फिर ऐसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से उठा के यहाँ मिला दो, इसको भी इधर से उठा के यहाँ मिला दो, तो ये 2c यहाँ से उठ के यहाँ मिल जाएगा 2c, और ये भी उठ के यहाँ से यहाँ मिल जाएगा 2c। ऐसे हो जाएगा ये सर्किट। इधर a हो गया, ये इधर ये b हो गया। चेक करो, कोई बचा तो नहीं। वही कंसेप्ट है, लेकिन इस बार सिमेट्री कहाँ मिली हमको? a और b के अबाउट। a और b से काटो, सिमेट्री मिली, ऊपर जैसा ऐसा ही नीचे। पहले मैं बता रहा हूं, फिर से सिमेट्री का रूल सुन लो। पहले ए बी के अबाउट सिमेट्री ढूंढो, है कि नहीं है। अगर है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम। अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री ना मिले तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री ढूंढो, और उस पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम। रूल दोनों में सेम है। ए बी के अबाउट सिमेट्री है तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल सेम होता है तो उनके बीच में अगर कुछ लगा हुआ है तो हटा दो, और कुछ नहीं लगा हुआ तो उनको आपस में मिला दो। जैसे हमने यहाँ किया, यहाँ उनको आपस में मिला दिया। इस पॉइंट को पोटेंशियल जो था वही उस पॉइंट का था, तो दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ मिला दिया। ये देखो मिला दिया। अब साफ नजर आ रहा है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो 2c और c पैरेलल में क्या होता है? सीधे ऐड। तो यहां से 2c और c को हटा के हम c लिख सकते हैं। यहां से भी 2c और c को हटा के c लिख सकते हैं। यहां से उठा के कर दिया 2c और c को उठा के 3c, c नहीं 3c, सॉरी c बोल गया मैं। 2c और c ऐड होके कितने हो जाएंगे? 3c। लो जी, ऐसे ही नीचे भी हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2c और c को मिला देते हैं, तो ये बन गया आपका 3c, और ये भी बच्चों बन गया 3c। चेक करो, ये बन गया सर्किट। ओ वाओ, ये तो बहुत आसान हो गया। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, ये दोनों भी सीरीज। सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 2c इंटू में 3c बटे में 5c। c से c कट गया तो ऊपर आ गया 6c बटे 5। यहाँ पे भी 6c बटे 5, यहाँ पर भी 6c बटे 5, और यहाँ पर भी 6c बटे 5। अब आमने सामने वाले हैं पैरेलल, दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 6 ये हो जाएंगे दोनों मिलकर पैरेलल में। अब देखो ये वाले आपस में है पैरेलल, ये आमने सामने वाले। भाई चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। ऊपर 6c बटे 5, तो यहाँ पे हम उठा के करने जा रहे हैं 6c बटे 5। चलो मैं इसका डायग्राम बदल लेता हूँ। ऊपर बचा यहाँ पे, ये दो मिलकर हो गए 2c और 3c सीरीज में है तो 6c बटे 5, तो 6c बटे 5। ऐसे ही नीचे 6c बटे 5, ऐसे ये 6c बटे 5, ऐसे ये 6c बटे 5। इधर a, इधर b। अब ये आमने सामने पैरेलल में आ गए, ये सीधे ऐड हो जाएंगे। 6c बटे 5, 6c बटे 5 ये मिले पैरेलल में, तो आमने सामने हो गए 12c बटे 5, सीधे ऐड हो जाएंगे। 6c बटे 5, 6c बटे 5, ये बन गया बच्चों 12c बटे 5, 12c बटे 5। और ये वाला भी दोनों मिलकर 12c बटे 5, 6c बटे 5, 6c बटे 5 सीधे ऐड हो गए, ऐसे हो गए। देखो 6c बटे 5 प्लस 6c बटे 5 दोनों ऐड होके 12c बटे 5 आ गया। चलो, तो ये आ गए किसमें? सीरीज में। और सीरीज में अब फिर से सीरीज में आ गए, तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या होगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना ये। तो 12c बटे 5 का आधा क्या हो जाएगा?
6c/5। कैसे? 12c/5, 12c/5 का आधा मतलब 1/2, 2 से इसको काट दो तो ये आंसर आ गया 6c/5। तो ये आंसर आ गया 6c। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो हमारा आंसर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया वो 6c/5 निकल गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है जरा समझते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑल कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस सी। उसी टाइप का सवाल है। एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के अंदर सारे कैपेसिटर, कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। पहले सिमेट्री चेक करके इनका टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। सिमेट्री चेक करें ए बी के अबाउट, ए और बी के अबाउट अगर ऐसे चेक करें ऐसे लाइन से, तो जैसा ऊपर ऐसा नीचे नहीं है, सिमेट्री नहीं है। फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट करके देखो। चलो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट करके देखो, यहाँ ऐसे ऐसे करके देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीचों बीच, ऐसे ऐसे खींच के देखो तो सिमेट्री है, हाँ है, जैसा इधर ऐसा इधर। तो इसका ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अब सेम पोटेंशियल में क्या होता है, तो उनको आपस में मिला देते हैं। तो इनको आपस में मिला देंगे, लेकिन सर ये तो सर कैपेसिटर के बीच में पड़ रहा है, तो मैंने तरीका बताया था, इसे तोड़ दो। ये C है, तोड़ के ये 2C और 2C सीरीज में आ जाएंगे। तो सर्किट को मैं दोबारा बना रहा हूं, यहाँ पे इस C को मैं तोड़ रहा हूं, देखो इस C को 2C और फिर 2C। चलो ठीक है, ये वाले झुके तू, इधर वाला झुका तू, ये ठीक है। इसको भी दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 2C और 2C, ठीक है जी। इसका C होगा, ये सब C है, ये C, ये C, ये वाले हैं ये, तो ये C। अब ऐसे ऐसे जो लगे हुए हैं, यहाँ इधर C, एक इधर C, एक इधर C और एक इधर C, ये लो, ठीक है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, चेक करो, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये वाला, ये कलर चेंज करके दिखा देता हूं। कौन सा कर लूं? चलो ये ले लेते हैं, पर्पल ले लो। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ऐसे, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे भी थे, बस ये C था, इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, बाकी सब C है। इस C को और इस C को दो हिस्सों में, 2C और 2C। चलो अब इसको यहां से यहां मिला दो, करो चलो ये काम मैं करने जा रहा हूं, इसको यहां से यहां मिलाने जा रहा हूं। तो भाई साहब इसको यहां से यहां मिलाया, 2C लो, और इसको भी इधर से यहां मिलाया, 2C, ये लो। ऐसे ही नीचे से यहां से इसको यहां से यहां मिलाया, 2C और 2C, ये लो, ठीक है। अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? आमने सामने आ गए, आमने सामने पैरेलल, आमने सामने पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल आपस में, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। देख लो, चेक करो। अब ये पैरेलल में है तो C और 2C 3C, ये भी C और 2C 3C, ये भी C और 2C 3C, ये भी 3C। चेक करो। अब सर्किट को ना थोड़ा छोटा कर लो, सर्किट हो गया, मतलब ये दो दो हटेंगे, इनकी जगह एक आएगा। चलो अब यहां से
सर्किट देखो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। इधर को बना रहा हूं यहाँ को, ये वाला तो सी जो का तो सही तो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। ये सी जो का तो लिख दिया मैंने, ये वाला, ये दो एक हो गए 3C, ये लो, ये दो भी एक हो गए 3C, ये लो, ये दो भी एक हो गए 3C, ये लो, और ये भी एक हो गए 3C, ये लो, ये C, ये लो, इधर A इधर B, चेक करो चेक करो, ठीक है बढ़िया। सारे ये 3C हो गए बीच बीच में, और इधर का ये C। अब ध्यान दो, ये सीरीज में, ये वाले सीरीज में, चलो ये सीरीज में है तो ये कितने हो गए C और 3C, तो C इंटू में 3C बटे में 4C, C से C कट गया, आंसर आ गया 3C/4। तो ये दोनों मिलकर 3C/4 और ये भी 3C/4 आ गए, चेक करो ठीक है। अब यहां से इन दो को हटाओ और इनकी जगह 3C/4 लगाओ, मैं यहीं कहीं लगा रहा हूं, इन दो को हटा रहा हूं देखो यहां से, और इन दो को भी हटा रहा हूं और इनकी जगह 3C/4 लगाऊंगा। तो यहां पे लगा दिया मैंने 3C/4 और यहां पे भी लगा दिया 3C/4, चेक करो। अब ये आमने सामने वाले हो गए पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाते हैं, 3C/4 प्लस 3C ऐड कर लो, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, 15C/4, ये दोनों मिलकर 15C/4 बन गए, ये दोनों मिलकर 15C/4 बन गए, सीधे ऐड, ठीक है। अब इनको हटा सकते हैं, चलो हटाते हैं इनको, अब इनको हटाते हैं जरा यहां से। तो ये 15C/4, तो ए तो यहां है, ये बन गया 15C/4, ठीक। और फिर ये दोनों भी एक हो गए, ये भी कितना है 15C/4, ये हो गया बी, ए है बी है, बस। अब तो दो बचे, दोनों किस में है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, अगर सेम हो तो सेम होता है, आधा हो जाता है, तो सी इक्विवेलेंट, ये तो सेम ही है, तो 15C/4 का आधा कर दो 1/2, ये आ जाएगा सॉल्व करके 15C/8, यही हमारा बच्चों आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस सर्किट को हमने कैसे सॉल्व किया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। अब सर्किट वाले तो हमने काफी सारे सवाल कर लिए, बहुत सारे कैपेसिटर लगा के आपको दे रखे हैं, उनको सॉल्व करके उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे सवाल पे आते हैं जिनमें हमें कैपेसिटर लगा के दिए हुए होंगे, बैटरी भी दी होगी साथ में, और उनमें कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, कितनी वोल्टेज आएगी, ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो पॉइंट्स मैं आपको थोड़े से पहले समझा देता हूं। देखो अगर आपके पास मान लो ये दो कैपेसिटर है, एक C1 और एक C2, और एक बैटरी के साथ ये कनेक्ट है, बैटरी की वोल्टेज है V। तो भाई आपको एक बात याद रखनी है, जब सीरीज में होता है, कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, तो सबके ऊपर चार्ज सेम जाता है। मान लो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला, तो Q चार्ज पहले कैपेसिटर पे गया Q चार्ज, और वही Q चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे भी गया। तो याद रखो सीरीज में चार्ज बराबर रहता है, जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे सब पे चार्ज इक्वल जाएगा। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज भी Q और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज भी Q, ठीक है। लेकिन वोल्टेज डिफरेंट जाती है। अब देखो ये बैटरी है V वोल्ट की, V वोल्ट का मतलब समझो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, या ये कह लो यहाँ पे V वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज यहाँ तक भी V है। मतलब बैटरी के ये जो टर्मिनल हैं ये
और ये बैटरी के टर्मिनल बोले जाएंगे। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है। बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है? V वोल्ट की। तो इसका मतलब इस टर्मिनल के A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। अब वही यहां होगा A, क्योंकि बीच में कुछ है तो है नहीं, यहां B है तो यहां पे भी B होगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की वोल्टेज ये V है, यहां से यहां तक की वोल्टेज बच्चों ये V है, ठीक है, ये V है। A से B तक के बीच की वोल्टेज V है। अब ध्यान दो, दोनों कैपेसिटर को वोल्टेज मिल गई V, लेकिन उसमें से पहला कैपेसिटर यूज करेगा V1 वोल्टेज और दूसरा कैपेसिटर यूज करेगा V2 वोल्टेज। मतलब दोनों कैपेसिटर कितनी वोल्टेज को यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा दोनों की कैपेसिटी क्या क्या है। C1 कैपेसिटी वाला V1 वोल्टेज यूज करेगा और C2 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर V2 वोल्टेज यूज करेगा। ठीक हो गई कहानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अलग अलग होती है सीरीज में। सीरीज में देखो चार्ज तो दोनों पे सेम गया पर वोल्टेज दोनों पे अलग अलग गई। पहले कैपेसिटर की वोल्टेज V1 और दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज V2। और याद रखो ये जो वोल्टेज पहले कैपेसिटर पर दूसरे कैपेसिटर पे जाती है ये डिसाइड कौन करता है? इन दोनों की कैपेसिटी, कि पहला कितनी लेगा और दूसरा। और अच्छा ये वोल्टेज जाएगी कहां से? ये टोटल वोल्टेज V थी, इसी से ये इनको मिलेगी। इस V में से V1 पहले वाले को मिल जाएगी और V2 दूसरे वाले को मिल जाएगी। सपोज करो ये बैटरी 12 वोल्ट की है। अब 12 वोल्ट यहां से यहां तक की, यहां से A से लेके B तक की वोल्टेज पूरी 12 है, 12 वोल्ट। पहले कैपेसिटर ने मान लो इसमें से 5 वोल्ट रख लिए, पहले कैपेसिटर ने 12 में से, तो पहले कैपेसिटर की वोल्टेज है 5, तो बाकी की बची हुई मिलेगी दूसरे वाले को 7 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पहले कैपेसिटर की वोल्टेज है और 7 वोल्ट दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई, दोनों को मिला लो तो वही 12 वोल्ट की बैटरी है। तो याद रखो जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो जो बैटरी उनको वोल्टेज दे रही है उस वोल्टेज में से पहला कैपेसिटर कुछ वोल्टेज रखेगा, फिर उस वोल्टेज में से दूसरा कैपेसिटर कुछ वोल्टेज, 3 हो तो तीसरा भी रखेगा, पर वो वोल्टेज टोटल वोल्टेज हमारी 12 है, ये याद रखना, क्योंकि बैटरी कितने वोल्ट की है यहाँ 12। तो ऐसे ही बैटरी अगर V वोल्ट की है तो V वोल्ट में से पहली कैपेसिटर को V1 वोल्टेज मिली और दूसरे कैपेसिटर को V2 वोल्टेज। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ये पॉइंट याद कर लेना है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे बच्चों तो उनकी जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है और चार्ज जो होता है वो सेम होता है। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहती है। अच्छा निकालेंगे कैसे सर इसको? वोल्टेज को V1 V2, चार्ज छोड़ो, पहले वोल्टेज निकालने सीखो। चार्ज तो दोनों पे एक ही है, वोल्टेज कैसे निकालेंगे? पहले को कितनी मिली दूसरे को कितनी मिली? तो उसके लिए याद कर लो एक बात, हमें पता है Q बराबर CV फॉर्मूला होता है कि नहीं? हाँ होता है। अब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज Q कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट है तो इसका मतलब वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई C के। समझ गए ना कैसे? ये C Q के बटे में चला गया। अरे भाई Q बराबर CV है, अगर मैं V निकालूं तो Q बटे C। अब Q क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे है सर? अरे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज तो बराबर है ना, तो Q क्या है? कांस्टेंट। और जब कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है। तो इसका मतलब कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो 1/C के उसकी कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना है। बस मैं इसी चीज का यूज करूंगा। अब मैं यहां से V प्रोपोर्शनल टू 1/C, तो अगर V1 और V2 को निकालना है तो V1 रेशो V2 इक्वल आ जाएगा 1/C1 रेशो 1/C2। 3 होते तो ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज करूंगा। ये कहां से आया? इसी से आया। एक चीज याद कर लो, जैसे कर कहीं पे A प्रोपोर्शनल टू 1/B है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1 रेशो A2 इक्वल्स टू 1/B1 रेशो 1/B2। बच्चों ये लिख सकते हो, तो यही लिखा है मैंने। 3 हो तो 3 भी करके लिख सकते हो, A1 रेशो A2 रेशो A3 इक्वल्स टू 1/B1 रेशो 1/B2 1/B3, ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये रेशो से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने कहानी बता दी आपको कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ठीक है। सीरीज में तो ऐसा करूंगा, पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। हटाऊं, चलो पैरेलल में क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। पैरेलल में होता यह है कि मान लो पहला कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2 और दोनों को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है जी। V वोल्ट की बैटरी है, तो V वोल्ट की बैटरी यहां से A और ये वाला पॉइंट B, तो यहां पे भी A और ये B होगा। क्यों? जो इसका नेमिंग करी आपने B, यहाँ बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है तो इसकी भी नेमिंग B होगी, ये भी पॉइंट B होगा। अब यहां से यहां तक की वोल्टेज V है A और B के बीच में, मतलब दोनों कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिल रही। पहले कैपेसिटर की वोल्टेज भी V और दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज भी V। अब यहां से देखो Q चार्ज जाएगा, ये Q चार्ज यहां पहुंचेगा। अब इसके यहां पे दो हिस्से हो जाएंगे, मतलब ये बट जाएगा। जैसे चार्ज जा रहा है, चार्ज होता है पानी की तरह, एक पाइप में पानी जा रहा है, उसके सामने अगर उस पाइप में से दो ब्रांच चली गई, एक इधर एक इधर, देखो ध्यान से, एक पाइप में पानी जा रहा है, इधर से एक ब्रांच निकल गई, इधर से एक ब्रांच निकल गई, तो पानी कहाँ जाएगा? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो यहां से जब पानी जा रहा है तो उस पाइप की दो ब्रांच है, एक इधर एक इधर, दोनों में को जाएगा पानी, कुछ इधर कुछ इधर। सेम ऐसे ही करंट होता है, ऐसे ही चार्ज होता है। यहाँ से क्यू चार्ज गया, यहाँ पे पहुंचा, देखो अब इसकी दो ब्रांच है, यहाँ से कुछ इधर और यहाँ से कुछ इधर, तो इधर जाएगा Q1 और इधर जाएगा चार्ज Q2। तो इसका मतलब पहले कैपेसिटर पे चार्ज पहुंच गया Q1 और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज पहुंच गया Q2 बच्चों। तो अब यहां से Q1 Q2 को कैसे फाइंड कर सकते हो? तो बिल्कुल आसान है। Q1 का फॉर्मूला, पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस कितना है? V। भाई इसका पोटेंशियल कितना है? पहले कैपेसिटर का V, दूसरे का भी V, तो Q बराबर CV, तो C1 इंटू V। और ऐसे ही दूसरे का चार्ज निकाल सकते हो Q2, तो वो भी कितना आ जाएगा? C2 इंटू V। ये निकाल सकते। ये तो हो गया तरीका, शॉर्टकट कह लो या सीधा फॉर्मूला लगा के हमने कर दिया अगर वोल्टेज पता है। लेकिन अगर चार्ज पता है, जैसे ऐसे सुनो, कहीं ऐसी सिचुएशन है कि इधर चार्ज गया Q और उसमें से कुछ चार्ज इधर चला गया Q1, इधर चार्ज चला गया Q2 और इधर चला गया Q3। ये गया पहले कैपेसिटर C1 में, ये गया दूसरे कैपेसिटर C2 में और ये गया तीसरे कैपेसिटर C3 में, ऐसे गया। तो याद रखो कि Q में से इधर Q1, इधर Q2, इधर Q3 गया है। क्या हम Q का यूज करके Q1, Q2, Q3 निकाल सकते हैं? हाँ। इन पे जो चार्ज जाएगा पैरेलल में, देखो पैरेलल में क्या हो रहा है, वोल्टेज तो दोनों की बराबर आ रही है लेकिन चार्ज अलग अलग जा रहा है। वो डिपेंड करेगा इनकी कैपेसिटी पे, कौन कितना चार्ज लेगा कैपेसिटी पे। तो ऐसे ही इसको हम यहां से फिर से वही लिखेंगे, Q बराबर होता है CV। अब पैरेलल में V क्या है? V तो कांस्टेंट है, पैरेलल में V तो चेंज नहीं हो रहा ना, जो पहले का V है वही दूसरे का V है, तो V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू C आ गया। मतलब Q1 रेशो Q2 रेशो Q3, अगर 3 है तो, जैसे यहाँ 3 है तो Q1 Q2 Q3, पहले पे चार्ज, दूसरे पे चार्ज, तीसरे पे चार्ज, कितना जाएगा? रेशो से निकाल सकते हो आप, पहले का कैपेसिटेंस रेशो, दूसरे का कैपेसिटेंस रेशो, तीसरे का कैपेसिटेंस, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 वो किसके इक्वल होगा? C1 रेशो C2 रेशो C3। अब पहले मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, ताकि अब मैं इस टाइप के सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, वैसे तो यार ये आपने कोचिंग में सीख रखा होगा आपने, पर फिर भी कभी आप सोचो कि यानी सर ने बताया नहीं कि किस टाइप से कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को, कभी आप अटको उसमें, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चलो नोट कर लो इसको, इस तरह का कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं। चलो हटाऊं, चलो हटा रहा हूं। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या है अब देखते हैं जरा। देखो इसमें बच्चों आपको चार कैपेसिटर 3, 6, 9, 18 ये लगा के दे रखे हैं। पहले कैपेसिटर की वोल्टेज 3 वाले की V1, 6 वाले की V2,
9 वाले की V3 और 18 वाले की V4 है। तो आपको V1 V2 V3 का वैल्यू बताना है, V1 V2 V3 V4 का बता देंगे। एक काम करो, करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आप दूसरे तरीके से करो, मैं दूसरे तरीके से करूं, पर जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत छोटे छोटे तरीकों से भी कर लोगे आसानी से। पहले तो आप एक काम करो, यहां से इन दोनों को एक कर लो, देखो किसे, इन दोनों को एक कर लो, ये सीरीज में है, हाँ 3 और 6 सीरीज में होंगे तो 2 आ जाएगा, सर्किट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये देखो ये 2 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इन दोनों को भी एक कर लो, 9 और 18। तो 9 और 18 कितने हो जाएंगे, तो 9 इंटू में 18 और बटे 9 प्लस 18 हो गया 27। 3 से काटा 6, तो 6 आ गए। इसका मतलब 9 और 18 मिलकर कितने हो गए, 6। लो जी ये हो गया। अब इधर से वोल्टेज, इधर से जो बैटरी लगी है 60 वोल्ट लगी है, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, जो वोल्टेज इन दो पॉइंट के बीच में वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले कैपेसिटर की वोल्टेज 60 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज भी 60 वोल्ट। चेक करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब आपको इस कैपेसिटर की वोल्टेज पता चल गई और C की वैल्यू पता ही है आपको 2, तो क्या इस पे चार्ज पता चल जाएगा Q1 और इस पे चार्ज पता चल जाएगा Q2? हाँ बिल्कुल। तो Q1 निकालो, Q1 की वैल्यू तो हो जाएगी CV, फॉर्मूला C कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट 60, तो ये आ गया 6 इंटू 2 120 माइक्रो कूलम। पहले वाले कैपेसिटर पे इस पे चार्ज कितना है 120 माइक्रो कूलम है, 120 माइक्रो कूलम। ऐसे इस पे निकाल लो Q2, फॉर्मूला वही लगाएंगे CV, तो C कितना है, ये C तो हो गया 6 और V कितना है 60, ये भी माइक्रो कूलम में जाएगा, तो 360 माइक्रो कूलम। चेक करो, तो इस पे चार्ज चला गया 360 माइक्रो कूलम। अब सोचो 120 इस पे है, 120 इस पे है, 120 का चार्ज इस पे है और 360 का इस पे है। आपने इन दोनों को एक करके तो 2 बनाया था, हाँ। सीरीज में आपको पता है चार्ज सेम रहता है, हाँ। तो इन दोनों को मिला के जो चार्ज है इसका, ये 2 बन गया दोनों को मिला के 2, और उस पर चार्ज कितना है 120। तो अगर इस 2 को वापस 3 और 6 बना दो, देखो सुनो, आपने 3 और 6 को मिला के 2 बनाया, ठीक है, फिर हमने चार्ज निकाल लिया उस पर। अब मैं इस 2 को वापस 3 और 6 बना रहा हूं, तो क्या चार्ज दोनों पे बराबर आएगा, हाँ। इस 2 पे कितना चार्ज है 120, यही 120 का चार्ज 3 वाले पे भी होगा और यही 120 का चार्ज बच्चों 6 वाले पे भी होगा। समझ लो इस बात को, समझ लो जरा। आप ये समझो कि 2 वाले पे हमने चार्ज निकाला वोल्टेज लगा के, तो 120 माइक्रो कूलम आया। अब मैं इस 2 को वापस तोड़ देता हूं 3 और 6 में, वापस पहले 3 और 6 को आपस में जोड़ दिया था, 2 बनाया था, अब 2 को वापस तोड़ दिया, 3 और 6 बना लिया, ठीक है। और जो 2 पे चार्ज है सीरीज में वही चार्ज सेम रहता है ना। देखो ये याद रखना, अगर मेरे पास दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहां पे कर लेता हूं। अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ये C1 है मान लो, ये C2, दोनों सीरीज में है। अगर इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो इन दोनों से जो मिलके बनेगा ना, वो बनेगा मान लो C इक्विवेलेंट, तो उस पे भी चार्ज Q ही होगा। वाओ, ये क्या बात है भाई, अरे यही तो बात है। आप सीरीज में जब उनको ऐड करते हैं तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज ऐड नहीं होता, पोटेंशियल ऐड होता है, ठीक है। ये याद रखना। अगर फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, अगर आपके पास 2 कैपेसिटर हैं,
दो कैपेसिटर हैं, एक C1 और एक C2, और पहले पे चार्ज Q है, दूसरे पे भी Q है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट, उस पे भी चार्ज Q होगा सेम। मतलब सीरीज में जब आप ऐड करते हो तो चार्ज ऐड नहीं होता कभी, वोल्टेज ऐड होती है। मान लो इसकी वोल्टेज V1 है, इसकी V2 है, तो इसकी होगी V1 प्लस V2। वोल्टेज ऐड होती है, चार्ज ऐड नहीं होता, क्योंकि चार्ज तो वायर में को चल रहा ना। आप सोचो खुद से, वायर में को चल रहा है तो पहले को Q मिलेगा, दूसरे को भी Q मिलेगा। सोचो यहां से चार्ज ऐसे जा रहा है, पहले को कितना मिलेगा Q, और वही चार्ज दूसरे में को निकला, दूसरे को भी कितना मिलेगा Q। अब ये दोनों बन गए एक, अब Q चार्ज फिर वही जा रहा है, तो इसको भी कितना मिलेगा Q, 2Q थोड़ा ही हो जाएगा। चार्ज वायर में को चलता है तो चार्ज उस वायर में जो जो लगा है सबको उतना ही मिलता जाता है, सेम वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो इस हिसाब से तो फिर इस 2 को वापस अगर खोल दें 3 और 6 में, तो 3 वाले पे भी 120 चार्ज और 6 वाले पे 120। अब ऐसे ही यहां ये जो 6 वाला था इस पे कितना चार्ज है, 360। इसको वापस खोल दो 9 और 18, तो 9 वाले पे भी 360 चार्ज और 18 वाले पे भी 360 चार्ज। देखो सब पे चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो वोल्टेज आ सकती है। पहले V1 निकालो, V का फॉर्मूला होता है Q/C। देखो मैं V1 किसको देख रहा हूं, V1, ध्यान दो, पहले कैपेसिटर की वोल्टेज। तो पहले कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाएगी Q/C। पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q 120 माइक्रो कूलम, बटे में C कितना है, 3 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, और 3 से 120 को काटोगे 40 वोल्ट। इसका मतलब पहला कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज कितनी है, V1 40 वोल्ट। अब ऐसे ही निकाल दो V2। वैसे तो ये सीधे सीधे भी आ जाएगी, पूरी 60 है, उसमें से 40 पहले को मिल गई, तो बाकी की मिलेगी किसको, इसको, तो 20 आएगा इसका आंसर। पर चलो निकाल के देख लो, Q/C। अब दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज, तो दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाएगी Q/C। इस पे चार्ज कितना है, 120 माइक्रो कूलम, बटे में C इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, 6 से इसको काटा, 20 आ गया, 20 वोल्ट। देखो पहले कैपेसिटर की वोल्टेज पता चली, दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज पता चली। अब आ जाओ नीचे वाले में, इसमें अब V3 निकाल लो, V3 निकाले तो वही फॉर्मूला Q/C। अब इस पर चेक करो V3, तो Q/C इस 9 वाले पे कितना है, Q की वैल्यू, वो कितना है, चार्ज 360, और बटे में C कितना आया, 9 से इसको काटा तो 40 वोल्ट। वाओ। अब 40 इस पे होगा तो 60 में से, देखो यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 में से 40 को मिल गया तो 20 से मिलेगा, तो इसका V4 की वैल्यू 20 आ जाएगी। पर निकाल के देखना है सर हमको, तो हमें यकीन नहीं है आपकी बात पे, हम तो निकाल के चेक करेंगे। चलो तो Q/C V4, इस पे Q कितना है 360, और बटे में C कितना है 18 से इसको काटो 20 वोल्ट। लो जी, यही हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया कि कहां कहां कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया, सर्किट में किस तरह से इसको सॉल्व किया। कभी सर्किट को छोटा करके सॉल्व करेंगे, कभी रेशो से। अब आप कहोगे सर रेशो वाला मेथड बताया था आपने, वो तो यूज नहीं किया, उससे भी कर सकता था मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप हो सकता है किसी और मेथड से अप्रोच करो, तो किसी और मेथड से भी अप्रोच हो सकती है, कैसे भी अप्रोच हो सकती है यार, उसकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी अप्रोच आ जाएंगी। क्वेश्चन इतने सारे कर लेंगे हम कि सारी अप्रोच का पता चल जाएगा कहाँ का कैसे करना है। एक एक नहीं, 2 2 3 3 4 4 मेथड पता चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है, थक गया मैं भी, कोचिंग से आके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बस बहुत हेडेक का काम है। हेडेक कैसे, मतलब हेडेक ऐसे कि वहां से पढ़ाने के बाद बहुत थक लेता हूँ, ठीक है, और फिर रेस्ट करने का मौका ना मिले तो फिर ये दिक्कत होती है, तो वो हेडेक ही लगती है फिर। ठीक, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग करेंगे, तो कोचिंग के बैचेस को थोड़ा सा वहां से ऑनलाइन शिफ्ट कर लेंगे, इसी तरीके से कर लिया करेंगे।
चलो करते जाओ, ठीक। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं। और यार कमेंट जरूर कर दिया करो, पता तो चले मुझे कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, हाजिरी लगाया करो, अटेंडेंस। कल मिलते हैं, चलिए।